जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की दूसरी सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सीमाओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। सीमा सीमांत दोनों में जो डिफरेंस था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि सीमा क्या होती है, सीमांत क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब सीमा और सीमांत का मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफिकेशन करवा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीमांत के बारे में। यदि आपने सीमा को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब सीमा और सीमांत का मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब लगभग मैंने 15 मिनट तक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि सीमा और सीमांत में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो यदि आप बिल्कुल डिटेल से सीमांत को समझना चाहते हो, बहुत अच्छे से सीमांत को समझना चाहते हो, तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है एक बार आप सीमा को पढ़ो। और सीमा को पढ़ने के लिए आप पेड बैच ले सकते हो। विदाउट पेड बैच आप सीमा को नहीं पढ़ पाओगे। नाम वाली सीमा नहीं, ये सीमा और सीमांत बाउंड्रीज वाली सीमा है ये। सीमांत जिसको हम फ्रंटियर कहते हैं, फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटिस शब्द से हुई है, ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों, जो फ्रंटियर शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटिस शब्द से हुई है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटियर से हुई है, फ्रंटिस से हुई है, फ्रंटिस फ्रंटिस फ्रंटिस, ठीक है। तो जो फ्रंटियर शब्द है, जो फ्रंटियर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्रभाग। क्या मतलब होता है? अग्रभाग होता है। सीमांत जिसको इंग्लिश में हम फ्रंटियर बोलते हैं, फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटिस शब्द से हुई है। और फ्रंटिस का मतलब होता है प्यारे साथियों अग्रभाग होता है, ठीक है। फ्रंटिस का मतलब क्या होता है? अग्रभाग होता है। सीमांत शब्द का प्रयोग किसी रेखा के लिए नहीं अपितु एक क्षेत्र के लिए किया जाता है। अब जो ये सीमांत शब्द है ना, अब मैंने कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से, ये फोन एक मिनट, कल वाली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था सीमा और सीमांत के बारे में। ये फोन एक मिनट रुकना। ठीक है, अब नहीं डिस्टर्ब होगा। अब देखो सीमा क्या होती है, सीमांत क्या होती है। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जो एक सिंगल रेखा होती है उसको हम सीमा कहते हैं। सीमांत क्या होता है? एक सिंगल रेखा नहीं होती बल्कि ये एक क्षेत्र धारण करता है, ठीक है। और मैंने उसका कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था प्यारे साथियों कि यदि दो क्षेत्रों को अलग केवल एक काल्पनिक रेखा के आधार पर किया जाता है, दो राज्यों को, दो प्रदेशों को अलग करने का काम यदि एक नाम मात्र रेखा करती है तो उसे हम सीमा कहते हैं। और यदि दो क्षेत्रों का, दो प्रदेशों का सीमांकन किसी एक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है तो उसे हम सीमांत कहते हैं। जैसे भारत और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो भारत को और चाइना को अलग करने का काम कौन कर रहा है? हिमालय पर्वत कर रहा है। तो हिमालय पर्वत क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक क्षेत्र धारण कर रहा है वो, ठीक है ना, एक एरिया में फैला हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत कहेंगे। दूसरी साइड में एक एग्जांपल लूँ भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो कौन कर रही है? रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो क्या है? एक नाम मात्र रेखा है। क्या है? एक नाम मात्र रेखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। अब हम सीमांत के कुछ उपनाम हैं उनको पढ़ लेते हैं कि सीमांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, सीमांत को हम अग्र प्रदेश कह सकते हैं, सीमा प्रदेश कह सकते हैं, मानव रहित प्रदेश कह सकते हैं, या संक्रमण प्रदेश कह सकते हैं। अब देखो इन नामों को आप रटो मत, आप समझो एक एक करके। देखो सीमा क्या होती है, सीमांत क्या होता है। जैसे भारत है हमारा, अब भारत के उत्तर में क्या फैला हुआ है? हिमालय पर्वत फैला हुआ है जो भारत को चाइना से अलग कर रहा है, तो ये क्या है? अग्र प्रदेश है, ऑन बाउंड्री है, ठीक है। इस साइड चाइना है, तो चाइना और भारत के बीच में चाइना के लिए अग्र प्रदेश के रूप में काम कौन कर रहा है? हिमालय कर रहा है, ठीक है।
अग्र प्रदेश का मतलब ये मत समझना कि आगे का प्रदेश। जब मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा और वहां पर हम प्लेटों के अग्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे प्यारे साथियों। अग्र प्रदेश का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी सिरा। कोई भी प्लेट है, प्लेट का जो आखिरी भाग होता है उसको हम अग्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? अग्र प्रदेश है। तो सीमांत क्या होता है? बिल्कुल ऑन बाउंड्री पर होता है। ठीक है, तो सीमांत को हम क्या कहते हैं? अग्र प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत के लिए भी हिमालय अग्र प्रदेश है, चाइना के लिए भी हिमालय अग्र प्रदेश है। सीमा प्रदेश भी बोल देंगे इसको, सीमाओं का एक प्रदेश। मानव रहित प्रदेश, अब मानव रहित प्रदेश इसको इसलिए कह रहे हैं भाई हिमालय पर्वत पर कौन रह रहा है? कोई नहीं रहता। ठीक है, तो हिमालय पर्वत क्या बिल्कुल मानव रहित प्रदेश है। संक्रमण प्रदेश, इसको हम संक्रमण प्रदेश क्यों कहते हैं? भाई हिमालय पर्वत है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। भाई देखो, ये हमारा भारत है, ये हमारा चाइना है। अब चाइना और भारत के बीच में क्या है? हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत दो काम कर रहा है। पहला काम, भारत को चाइना से अलग कर रहा है। दूसरा काम, हम ये भी बोल सकते हैं कि हिमालय पर्वत भारत को चाइना से जोड़ रहा है। बोल सकते हैं ना भाई, हिमालय पर्वत भारत को चाइना से अलग कर रहा है और हिमालय पर्वत भारत को चाइना से जोड़ रहा है। ये बोल सकते हैं ना भाई, हिमालय पर्वत है, ये हमने खुद ने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया था। तो हो सकता है ये जोड़ने का भी काम कर रहा हो इन दोनों को। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो हमने खुद ने बनाई है, वो प्राकृतिक नहीं है। तो वो हमने क्यों बनाई? एक दूसरे को अलग करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम चलो एक दूसरे को जोड़ने के लिए हम एक रेड क्लिफ लाइन बना दिया कि जिससे भारत पाकिस्तान आपस में जुड़े रहें। हमने भारत पाकिस्तान को जोड़ने के लिए तो रेड क्लिफ लाइन नहीं बनाई। हमने रेड क्लिफ लाइन क्यों बनाई? जिससे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग रहें। ठीक है, जबकि चाइना और भारत के बीच में जो हिमालय पर्वत है वो प्राकृतिक है, तो वो चाइना को भारत से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपको चाइना और भारत दोनों के संक्रमित चीजें देखने को मिलेंगी। हिमालय पर्वत में आपको भारत के भी कुछ स्पेशल विशेषताएं देखने को मिलेंगी, हिमालय पर्वत में आपको चाइना की भी कुछ स्पेशल विशेषताएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि हिमालय पर्वत क्या कर रहा है प्यारे साथियों? एक निश्चित क्षेत्र धारण कर रहा है। यदि मैं रेड क्लिफ लाइन की बात करूं, वो नाम मात्र एक रेखा है। इस रेखा में भाई आप भारत की, चाइना की क्या, भारत की और पाकिस्तान की क्या विशेषता देखोगे? नाम मात्र एक लाइन है, आप एक लाइन में भारत और पाकिस्तान की क्या विशेषताएं देख सकते हो? कोई विशेषता नहीं देखने को मिलेंगी। जबकि हिमालय पर्वत में आपको चाइना की भी विशेषता देखने को मिलेगी और कुछ भारत की विशेषता भी देखने को मिलेगी। इसलिए सीमांत प्रदेश को संक्रमण प्रदेश कह देते हैं। यहाँ पर मानव नहीं रहते इसलिए इसको मानव रहित प्रदेश बोल देते हैं। ये सीमांकन प्रदेश और सीमा प्रदेश भी बोल देते हैं और इसको अग्र प्रदेश भी बोल देते हैं। अब ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने सीमांत से संबंध में काम किया था। जैसे अब आप बताओ, सीमा के संबंध में काम करने वाले विद्वानों का नाम क्या क्या था? ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने सीमाओं के संबंध में काम किया था? बताओ प्यारे लाडलो कि कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने सीमाओं के संबंध में काम किया था। और आज प्यारे साथियों एक क्लास शाम को भी होगी। आज ज्योग्राफी की 2 क्लास मिलेंगी आपको, एक अब मिल गई और एक शाम को मिलने वाली है। सीमांत से संबंधित विद्वान, ठीक है, जैसे लॉर्ड कर्जन है, गॉबलेट है, क्रिस्टोफर है, ब्लिज है और गार्डन स्टर। ठीक है, तो गार्डन स्टर है, ब्लिज है, क्रिस्टोफर है, गॉबलेट है और लॉर्ड कर्जन है। ये वो विद्वान हैं जिनका सीमांत से संबंध है, जिन्होंने सीमांत के संबंध में कुछ स्पेशल बातें बोली, जिन्होंने सीमांत के संबंध में अपने कुछ विचार रखे। ठीक है, तो सीमांत के संबंध में 5 विद्वान हैं, जिसमें एक का नाम है लॉर्ड कर्जन, दूसरा का नाम है गॉबलेट, तीसरा का नाम है क्रिस्टोफर, चौथे का नाम है ब्लिज और पांचवे का नाम है गार्डन ईस्ट। अब ये जो क्रिस्टोफर नाम है ना, ये आपका पढ़ा हुआ लगा है। यदि आपने कल वाली मेरी क्लास बिल्कुल सीरियस होकर देखी थी, आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी, तो ये क्रिस्टोफर शब्द आपका पढ़ा हुआ लग रहा होगा कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ है, ये सब तो मेरा देखा हुआ है, जैसे मैंने कल इसको पढ़ा हो। ठीक है, अब हम सीमांत के संबंध में कुछ कथन हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन मोदी ने सीमांत के संबंध में अपने विचार दिए कि सीमांत यथार्थ में तीक्ष्ण धार है, जिस पर आधुनिक युद्ध एवं शांति संबंधित उद्देश्य अर्थात राष्ट्रों का जीवन मरण अवलंबित है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन मोदी ने कहा कि भाई सीमांत है ना, वो यथार्थ में तीक्ष्ण धार है, जिस पर आधुनिक युद्ध एवं शांति संबंधित उद्देश्य अथवा राष्ट्रों का जीवन मरण अवलंबित है।
ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। आजकल डीपली पेपर पूछने लगे हैं, स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा कि किन से कौन कौन से विद्वानों ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो सीमांत यथार्थ में तीक्ष्ण धार है जिस पर आधुनिक युद्ध एवं शांति संबंधी उद्देश्य तथा राष्ट्रों का जीवन मरण अवलंबित होता है। उसके बाद क्रिस्टोफर मोदे ने स्टेटमेंट दिया कि सीमांत उस क्षेत्र का नाम है जो संपूर्ण विशेषता राज्य के पृष्ठ प्रदेश के अग्रभाग का एक हिस्सा होता है। ठीक है, राज्य के पृष्ठ प्रदेश के अग्रभाग का एक हिस्सा है। अग्रभाग का मतलब होता है बिल्कुल ऑन बाउंड्री का एक हिस्सा है। ठीक है, तो सीमांत उस क्षेत्र का नाम है जो संपूर्ण विशेषतया राज्य के पृष्ठ प्रदेश के अग्रभाग का क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक हिस्सा है। अब हम सीमांत की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं कि सीमांत के संबंध में क्या क्या विशेषताएं थी, सीमांत के संबंध में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, सीमांत एक प्राकृतिक क्षेत्र वाला होता है। ठीक है, सीमांत क्षेत्र प्राकृतिक होता है, जबकि जो सीमा होती है ना वो कभी क्षेत्रफल धारण नहीं करती प्यारे साथियों। सीमा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता बल्कि सीमांत का क्षेत्रफल होता है। सीमांत क्षेत्र प्राकृतिक होता है अर्थात इसे राजनीतिक एवं संवैधानिक मान्यताएं प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो जो सीमांत होता है ना वो एक प्राकृतिक क्षेत्र धारण करता है। सीमांत का कोई राजनीतिक सीमांत को कोई राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, सीमांत को कभी भी किसी तरीके की कोई राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। यह राज्य का अंतस्थ भाग होता है। अब यह अंतस्थ भाग का मतलब क्या होता है, राज्य का अंतस्थ भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर है अंतिम भाग। ठीक है, ये क्या होता है, राज्य का अंतिम भाग होता है, अंतस्थ भाग होता है, बिल्कुल अंत वाला भाग होता है, अंत में स्थित भाग होता है ये अंतस्थ, अंत में स्थित भाग। ठीक है, तो जो सीमांत होता है ना प्यारे लाडलो, राज्य का बिल्कुल अंत में एक स्थित भाग होता है। सीमांत राज्य के बसे हुए क्षेत्र के दूरस्थ निर्जन क्षेत्र में स्थित होता है। सीमांत होता है ना राज्य के बसे हुए क्षेत्र के दूरस्थ निर्जन क्षेत्र में स्थित होता है। अब निर्जन क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग नहीं रहते। तो सीमांत राज्य से दूर बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है। ठीक है, देखो सीमांत राज्य का ही भाग होता है, बिल्कुल अंतस्थ होता है, ये बिल्कुल ऑन बाउंड्री पर होता है, सबसे लास्ट में होता है ये, और ये बिल्कुल निर्जन क्षेत्र होता है। ठीक है, ये मानव रहित क्षेत्र होता है, इसलिए हम सीमांत क्षेत्र को मानव रहित क्षेत्र भी कहते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध, अतिक्रमण आदि की दिशा में सीमांत सबसे पहले प्रभावित होता है। ठीक है, अब ध्यान रखो भाई, सीमा भी परिवर्तनशील होती है। देखो जब सीमा मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि जब कोई भी राज्य अपने क्षेत्रफल का संकुचन करता है या अपने क्षेत्रफल का विस्तार करता है, ठीक है, जब अपने कोई भी राज्य या कोई भी प्रदेश जब अपने क्षेत्रफल का प्रसार करता है या अपने क्षेत्रफल का संकुचन करता है, तो सबसे पहले क्या प्रभावित होती है, उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, एक गतिशील होती है। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो फ्रंटियर होता है ना वो कभी गतिशील नहीं होता, कभी गतिशील नहीं होता। अब मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट, प्यारा सा एग्जांपल, ये हमने चाइना ले लिया और ये हमने भारत ले लिया, ये हमने पाकिस्तान ले लिया और ये हमने भारत ले लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, सीमा है, और चाइना और भारत के बीच में क्या है, फ्रंटियर है, सीमांत है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सीमा को बताता हूं कि सीमा गतिशील कैसे है और सीमांत गतिशील कैसे नहीं है। सपोज दैट भारत पाकिस्तान के बीच में फिलहाल में पीओके को लेकर झगड़ा चल रहा है, पाक अधिकृत क्षेत्र को लेकर झगड़ा चल रहा है। भारत बोलता है कि भाई पीओके मेरा है, पाकिस्तान बोलता है भाई पीओके मेरा है। सपोज दैट कल उसका समझौता हो जाता है कि भाई पीओके भारत का हिस्सा बन गया, तो हमारा जो नक्शा है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, पाकिस्तान का भी नक्शा बदल जाएगा। तो सपोज दैट पहले रेड क्लिफ लाइन इस तरीके से है फिलहाल में, ठीक है, फिलहाल में रेड क्लिफ लाइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जब पीओके हमारे हिस्से में आएगा तो ये रेड क्लिफ लाइन किस तरीके से बन जाएगी प्यारे साथियों, ये रेड क्लिफ लाइन इस तरीके से बन जाएगी, पीओके अपने अंदर में ले लेगा। यदि हम मान लेते हैं कि सपोज दैट पीओके पाकिस्तान में चला गया, तो फिर हमारी रेड क्लिफ लाइन कैसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो सीमा क्या हो गई, गतिशील है, बदल गई बिल्कुल। किसकी वजह से बदली, जब प्रदेश का विस्तार हुआ या प्रदेश का संकोचन हुआ। ठीक है,
लेकिन यदि हम बात करें सीमांत की, चाइना और भारत के बीच में सीमांत का काम कौन कर रहा है? हिमालय पर्वत कर रहा है। सपोज दैट चाइना हमारे भारत के ऊपर थोड़ा सा अधिकार जमा ले, तो क्या वो हिमालय पर्वत को उठाकर आगे रखेगा? नहीं रखेगा। वो सीमांत प्राकृतिक वो वहीं के वहीं रहेगा, वो किसी तरीके से अपनी लोकेशन को नहीं बदलेगा। हो सकता है हम ऐसा कर ले कि भाई हिमालय पर्वत के ऊपर हम एक बाउंड्री बना देंगे, लेकिन हिमालय पर्वत बिल्कुल नहीं बदलेगा कि चलो सीमा की तरह वो अपनी जगह बदल दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि वो गतिशील नहीं है। सीमांत प्राकृतिक है, वो सीमा काल्पनिक है, कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित की गई है, जिसलिए वो गतिशील हो रही है। सीमा कोई क्षेत्रफल धारण नहीं कर रही, सीमांत एक क्षेत्रफल, एक एरिया कवर कर रहा है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है, कोई युद्ध होता है, कोई अतिक्रमण होता है, तो उसमें सबसे पहले सीमांत ही प्रभावित होता है। आज सबसे ज्यादा पुलिस जो आर्मी है, सबसे ज्यादा जो जवान है, वो केवल और केवल हिमालय पर्वत पर है। यदि चाइना किसी भी तरीके से भारत के ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले हिमालय पर्वत प्रभावित होगा, और यदि भारत चाइना पर अटैक करता है तो सबसे पहले हिमालय पर्वत प्रभावित होगा। सीमांत दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में होता है, जो दोनों राज्यों की राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होता है। ठीक है भाई, ये हिमालय पर्वत है सपोज डेट, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत के एक साइड में तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये चाइना है, और ये एक साइड भारत है। ठीक है, और ये लगभग 200 किलोमीटर में फैला हुआ है। मान लिया हमने हिमालय पर्वत 200 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का चाइना की ओर का कम से कम 50 किलोमीटर ऐसा एरिया होगा जहां पर चाइना के लोग रह रहे हैं, और हिमालय पर्वत का भारत की साइड का कम से कम 50 किलोमीटर का एरिया ऐसा होगा जहां पर भारत के लोग रह रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच का ऐसा भी एरिया होगा जहां पर चाइना के लोग भी कभी कभी आते होंगे और भारत के लोग भी कभी कभी आते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो हिमालय पर्वत है वो चाइना के कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत भारत के कल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत चाइना की राजनीति के साथ भी जुड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत भारत की राजनीति के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सीमा क्या है प्यारे साथियों, केवल एक बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री पर क्या भाई लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। एक बाउंड्री है काल्पनिक मानचित्र में, नीचे ओरिजिनल तरीके से केवल तार खड़े हुए हैं, मेड़बंदी की गई है। ठीक है, तो उसको आप क्या कह सकते हो प्यारे साथियों? ऐसा कहोगे कि यार सीमा के ऊपर थोड़ा सा चाइना का आपको कल्चर देखने को, पाकिस्तान का कल्चर देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा भारत का। भाई कहाँ से देखने को मिलेगा? रेड क्लिप पर केवल एक लाइन है वो, जिस पर एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती कि चलो पाकिस्तान की मक्खी आकर बैठ गई या भारत की मक्खी आकर बैठ गई। ठीक है, वर्तमान समय में सीमांत परिवर्तित रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस क्षेत्र में अत्यल्प जनसंख्या मिलती है, जिससे भय व अस्थिरता का वातावरण बना होता है। अब यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, जिसको देखकर आप ऐसा लगोगे कि यार सर ने अभी क्या बताया था कि सीमांत तो बिल्कुल स्थिर होते हैं, वो किसी तरीके से गतिशील नहीं होते। और यहाँ पर है कि सीमांत परिवर्तित रूप में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय में। भाई परिवर्तित रूप का मतलब है कि हिमालय पर्वत 100 साल पहले जैसा था वो का वो रूप आज नहीं है। ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, भूमिगत जो स्तर वो ऊपर उड़ता जा रहा है, ऊंचाई दिन प्रतिदिन या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। ठीक है, तो भाई जो 1000 साल पहले हिमालय पर्वत था वो 200 साल पहले नहीं था, जो 200 साल पहले हिमालय पर्वत था वैसा का वैसा 100 साल पहले नहीं है, और जो 100 साल पहले हिमालय पर्वत था वो आज नहीं है, और जो जैसा आज हिमालय पर्वत है वो आगे 1000 साल पहले नहीं रहेगा, 1000 साल बाद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तरीके का तो आपको हिमालय पर्वत में बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर डर और भय की स्थिति बनी रहती है। प्रेस स्कॉट के अनुसार सीमांत टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक अधिवास का सीमांत होता है, दूसरा राजनीतिक सीमांत होता है। प्रेस कोर्ट महोदय ने सीमांत के 2 प्रकार बताए, एक अधिवास सीमांत और दूसरा राजनीतिक सीमांत। तो ये भी ध्यान रखना प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं सीमांत के प्रकार की, कि सीमांत कितने प्रकार के होते हैं। टाइम्स ऑफ फ्रंटियर्स के बारे में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रंटियर के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों, कि फ्रंटियर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के फ्रंटियर होते हैं। अब देखो,
पहला होता है प्राकृतिक सीमांत, ये प्राचीन काल अवधारणा के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक सीमांत उनको कहोगे जो प्रकृति के द्वारा बहुत पहले बना दिए गए थे। ये एक प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे पर्वत हो गई, नदी हो गया, झील हो गया। जैसे भारत और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें बांग्लादेश और भारत के बीच में सुंदरवन डेल्टा हो गया, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में बात की जाए तो कच्छ का रण हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक निश्चित क्षेत्र धारण करते हैं। सांस्कृतिक सीमांत, यह दो राज्यों के मध्य विभिन्न समुदाय का क्षेत्र होता है, ठीक है। दो राज्यों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र, भारत में नाग जनजाति का क्षेत्र, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इराक का जो कुर्दिस्तान है उसमें आपको सीमांत, सांस्कृतिक सीमांत देखने को मिलेगा। भारत में नागा जो जनजाति है इसमें भी आपको सांस्कृतिक सीमांत देखने को मिलेगा। राजनीतिक सीमांत, ये विभिन्न शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों से अलग किए गए क्षेत्र होते हैं। राजनीतिक सीमांत क्या होते हैं कि ये विभिन्न शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों से बिल्कुल अलग किए गए क्षेत्र होते हैं। पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्र इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। भौगोलिक सीमांत, ये राज्य का सीमावर्ती भाग जो जनसंख्या, अधिवास या आर्थिक विकास से वंचित है उसको हम भौगोलिक सीमांत कहते हैं, ठीक है। कि राज्य का सीमावर्ती भाग जो जनसंख्या, अधिवास और आर्थिक विकास से बिल्कुल वंचित है, जहां पर हमें किसी तरीके का जनसंख्या, अधिवास और आर्थिक विकास नहीं देखने को मिलता, उसको हम भौगोलिक सीमांत कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो एक भौगोलिक सीमांत का काम कर रहा है, ठीक है। अब सीमा और सीमांत में मैं एक साथ अंतर और बता देता हूं प्यारे साथियों, इससे आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ देखो इस क्लास को कि सीमा और सीमांत में क्या अंतर होता है। सीमा किसी राज्य के क्षेत्र को आबद्ध करती है, ठीक है। सीमांत एक क्षेत्र है जो राज्य के बसे हुए क्षेत्र के अग्र अथवा पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत होता है, इसलिए इसे फॉरलैंड, बॉर्डरलैंड या फिर हिंटरलैंड भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यार आबद्ध करती है इसका मतलब क्या है, कि सीमा किसी राज्य के क्षेत्र को आबद्ध करती है इसका मतलब क्या है। अब मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा इसको, कल वाली क्लास में मैंने डिटेल से समझाया कि सीमा किस तरीके से किसी राज्य या किसी प्रदेश को आबद्ध करती है, ये मैंने कल अच्छे से बताया था, ठीक है। जो सीमांत होता है इसको हम फ्रंटियर के साथ साथ फॉरलैंड, बॉर्डरलैंड और हिंटरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। सीमा राज्य के चारों ओर से बांधने का काम करती है। सीमांत राज्य के केवल एक क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है, ठीक है भाई। सीमा किसी राज्य को चारों तरफ से बांधने का काम कर सकती है, लेकिन भाई सीमांत तो केवल हो सकता है एक भाग में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाग में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही सीमांत किसी प्रदेश को चारों तरफ से बांधे हुए हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे हम भारत और चाइना के बीच में बात करते हैं, हिमालय पर्वत है, सीमांत का काम कर रहा है, केवल भारत के उत्तरी भाग में, चाइना के दक्षिणी भाग में, ठीक है। बाकी के तीनों भाग में देख लो, भारत के पश्चिमी भाग में क्या आ गया, सीमा हो गई, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि चलो भाई भारत, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा भारत है। पॉइंट नंबर 2 को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें ये हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान कल बोल दे कि भाई मेरे को अलग से देश बनाओ, ठीक है। सपोज दैट ऐसा हो नहीं, लेकिन हम एक मान रहे हैं कि कल राजस्थान बोल दे कि मेरे को एक अलग से देश बनाओ। अब राजस्थान कहे कि मेरे को अपना एक अलग देश बनाना है, और गुजरात भी साथ दे दिया राजस्थान का कि भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात चारों मिलकर वो बोल दिए कि हम भारत में नहीं रहेंगे, अब हमें अपना एक अलग से देश बनाना है। किस किस ने बोल दिया, पंजाब ने बोल दिया, हरियाणा ने बोल दिया, गुजरात ने बोल दिया, राजस्थान ने बोल दिया, ठीक है। ये चारों राज्य हैं, इन चारों ने डिसाइड कर लिया कि हम अपना एक अलग से देश बनाएंगे। इन्होंने अपना नाम भी रख लिया कि हम राजस्थान अपना देश का नाम रखेंगे, ठीक है। राजस्थान ही अपना देश का नाम रखेंगे हम। इन्होंने चारों ने डिसाइड कर लिया कि कोई ना राजस्थान देश का नाम रख लेंगे। भारत से इन्होंने अपील की कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। भारत ने परमिशन दे दिया, संविधान ने परमिशन दे दिया कि आप अपना अलग से देश बना सकते हो चारों के चारों, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है। इन्होंने अपने चारों तरफ एक सीमा बना लिया अपने चारों तरफ सीमा। लेकिन ये चाहें कि हम अपने चारों तरफ सीमांत बनाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल है।
कि ये अपने चारों तरफ सीमांत बना पाए, लेकिन ये 100% पॉसिबल है कि ये अपने चारों तरफ सीमा बना सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये वाला मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है, ये दो लाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो चुका, इसलिए वो इन दोनों को 100% देता है जब सीमा और सीमांत से क्वेश्चन बनता है। भाई सीमा इनर ओरिएंटेड होती है, जबकि सीमा, तो जो सीमांत होता है ना, वो आउटर ओरिएंटेड होता है। सीमांत अंत 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 कब होता है? जब बिल्कुल बाहर होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, सीमांत, सीमा, सीमांत, 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 इसमें अंत शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, और किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का अंत कहां पर होता है? बिल्कुल द एंड में होता है। ठीक है, इसलिए सीमांत कहां पर है? बिल्कुल अंत में है। अंत में है, इसका मतलब है सीमांत बिल्कुल बाहर है, जबकि सीमा क्या है? अंदर है। ठीक है, तो सीमा क्या है? इनर ओरिएंटेड है, जबकि सीमांत क्या है? आउटर ओरिएंटेड है। ठीक है, सीमांत अंत में है, सीमांत अंत में है, बिल्कुल आउटर ओरिएंटेड है। ठीक है, दूसरा, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, इन दोनों शब्दों में यदि हम अंतर देखें तो अपकेंद्रीय शब्द थोड़ा सा इजी शब्द लग रहा है और अभिकेंद्रीय शब्द थोड़ा सा भारी शब्द लग रहा है। सीमांत थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, सीमा थोड़ा हल्का शब्द लग रहा है। ठीक है भाई, सीमा हल्का शब्द है, सीमांत थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द लग रहा है, थोड़ा सा बोलने में भारी भारी सा फील हो रहा है कि सीमांत एक भारी शब्द है, सीमा एक हल्का सा शब्द है, ऐसा बोलने में आपको फील हो रहा होगा। विद्वानों ने, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं बैलेंस बनाने के लिए, कि भाई ये तो भारी भारी शब्द लग रहा है, ये हल्का हल्का शब्द लग रहा है। दोनों को बैलेंस बना के लेने के लिए हम क्या करते हैं कि सीमांत के साथ अपकेंद्रीय शब्द को जोड़ देते हैं जो बिल्कुल हल्का दिख रहा है, सीमा के साथ हम अभिकेंद्रीय शब्द को जोड़ देते हैं जो थोड़ा भारी लग रहा है। ठीक है, तो सीमा एक हल्का शब्द लग रहा है बोलने में, इसके साथ हमने एक भारी शब्द जोड़ दिया अभिकेंद्रीय। सीमांत एक भारी शब्द दिख रहा है जिसके साथ हमने एक हल्का शब्द जोड़ दिया अपकेंद्रीय। देखो भाई, मैं तो इसी तरीके से याद करता था, क्योंकि हम हर एक चीज का हर एक ट्रिक नहीं बना सकते, लेकिन एक तरीका बना सकते हैं याद करने का। आपका हर किसी का एक पर्सनल मेथड होता है, हर किसी का एक पर्सनल तरीका होता है। ये मेरा खुद का एक पर्सनल तरीका था याद करने का, आपको अच्छा लगा इसके बारे में मैं, देखो आप खुद ही बताएंगे कि सर आपको मैं आपका ये तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपना एक अलग से तरीका बना लो, लेकिन ये दोनों आपको याद करने हैं कि सीमांत इनर ओरिएंटेड होता है, सीमा इनर ओरिएंटेड होता है, सीमांत आउटर ओरिएंटेड होता है, सीमा अभिकेंद्रीय होता है और सीमांत अपकेंद्रीय बल से उत्पन्न होता है। ठीक है, सीमा एक विच्छेदक तत्व के रूप में काम करती है, सीमांत एक संयुक्त तत्व के रूप में काम करता है। संयुक्त का मतलब है कि भाई, सीमा का मतलब है विच्छेदक। ठीक है भाई, सीमा आप जब भी बना रहे हो ना, तो आप कभी जुड़ने के लिए सीमा कभी नहीं बनाओगे। आप सीमा कब बनाओगे? जब आप बिल्कुल अलग होना चाहते हो। जैसे आप और आपका भाई है, आपके पापा के दो बेटे, ठीक है, और आपके पापा की ये जमीन थी। आप और आपके भाई ने डिसाइड किया कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम दोनों के विचार में अब मतभेद होने लग गए, अब हमें अलग होना चाहिए। ठीक है, आपने अपने खेत को दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक बीच में सीमा बना दी, भाई इस साइड तो तू रह ले और इस साइड मैं रह लेता हूँ। ठीक है, तो आपने ये जो खेत के बीच में जो सीमा बनाई, ये क्यों बनाई? जब आप दोनों के विचार नहीं मिलने लगे, जब आपने डिसाइड किया कि हम दोनों अब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ऐसे तो बनाए नहीं कि चलो हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, इसलिए हम सीमा बना लेते हैं। तो सीमा बनाने का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना। सीमांत एक संयुक्त तत्व है जो दो एरियाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। भाई हिमालय पर्वत है, हमने नहीं बनाया, ये किसने बना दिया था? प्रकृति ने बना दिया, तो बहुत पहले बना दिया था, जो आज भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है। सीमाएं वर्तमान समय से आबद्ध होती हैं, वर्तमान समय में होती है, आप चाहो जब बना सकते हो। सीमांत ऐतिहासिक तत्वों से आबद्ध होती है, इनको हम नहीं बना सकते, ये बहुत पहले से फिक्स है, बनी हुई हैं। सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं, सीमांत स्थानांतरणशील नहीं होते हैं, सीमांत नहीं बदलते जबकि सीमाएं बदलती रहती हैं, सीमाएं गतिशील होती है जबकि सीमांत स्थिर होते हैं। सीमाएं प्रकृति और उत्पत्ति के कार्य की दृष्टि से पूर्ण राजनीतिक होती हैं। ठीक है, सीमाएं कृत्रिम और उत्पत्ति व कार्य की दृष्टि से कंप्लीटली राजनीतिक होती हैं। सीमांत
भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आनुवंशिकी सीमाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम रिचर्ड हॉटसन मोदे ने अपनी किताब द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में किया था। ठीक है, तो सीमाओं का आनुवंशिकी वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले प्यारे साथियों रिचर्ड हॉटसन मोदे ने 1936 में अपनी बुक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में किया था। ठीक है, तो रिचर्ड हॉटसन की एक बहुत प्यारी सी किताब है मेरे प्यारे लाडलो, जिस किताब का नाम है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और हॉटसन मोदे ने अपनी किताब द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में सीमाओं का आनुवंशिकी वर्गीकरण किया 1936 में। सीमाओं एवं सीमांतों पर सबसे पहले काम किसने किया था? रैटजेल ने किया था। ठीक है, सीमाओं और सीमांतों पर सबसे पहले काम रैटजेल मोदे ने किया था। तो इस तरीके से ये हमारा सीमांत कंप्लीट हो गए प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं संघवाद के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सीमा और सीमांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। देखो प्यारे साथियों, ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे सब कुछ मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। यदि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जितने भी ज्योग्राफर उनको आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा पेड बैच लेना होगा। तो आप पेड बैच ले सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ने में। संघवाद से संबंधित विद्वान, देखो संघवाद से संबंधित पहले विद्वान है जिनका नाम है OH स्पेट। इनकी बुक है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म में। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संघवाद से संबंधित कौन कौन सी किताबें हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। संघवाद से संबंधित विद्वान में पहला है प्यारे साथियों OH स्पेट। इनकी किताब है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म। उसके बाद में प्रेस्कॉट जो कि नाइजीरिया के थे, ब्रून एंड हॉपमैन जो कि अमेरिका के थे, रॉबिन्स, RD दीक्षित। इनकी किताब है एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स। भाई बहुत महत्वपूर्ण किताब है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म, द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म। ये तीनों की तीनों किताबें किसकी हैं प्यारे साथियों? दीक्षित महोदय की हैं। ठीक है, जिस किताब के नाम में आपको फेडरलिज्म शब्द दिखाई दे आपको डायरेक्टली समझ लेना कि ये किताब संघवाद से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार हम बात कर लेते हैं संघवाद से संबंधित, फेडरलिज्म से संबंधित भूगोलवेत्ता। पहला है OH स्पेट, इनकी किताब है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म। दूसरे हैं प्रेस्कॉट, नाइजीरिया के हैं। तीसरे भूगोलवेत्ता है ब्रून एंड हॉपमैन, अमेरिका के हैं। चौथे हैं रॉबिन्स। पांचवा है RD दीक्षित। इनकी 3 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स। दूसरी किताब का नाम है ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म। तीसरी किताब का नाम है द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक आधार पर होता है। यह बात किसने बोली मेरे प्यारे लाडलो? फेडरलिज्म से संबंधित है। ठीक है, कि प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक आधार पर होता है, टेरेस्ट्रियल और फंक्शनल बेसिस पर होता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय और कार्यात्मक आधार पर होता है, यह भी संघवाद से संबंधित है। ठीक है, जब शक्तियां एक केंद्र में एकीकृत होती हैं तो एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं, जबकि संघात्मक शासन में शक्तियां प्रांतों या अन्य भौगोलिक उपविभागों में विभक्त होती हैं। देखो प्यारे साथियों, जब शक्तियां एक केंद्र में एकीकृत हो जाती हैं, जब जितनी भी पावर हैं सारी की सारी पावर जब एक केंद्र में एकीकृत हो जाती हैं तो वो क्या कर लेती हैं? एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं, एकात्मक रूप धारण कर लेती हैं। जबकि संघात्मक शासन में शक्तियां अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग उपविभागों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो जब शक्तियां एक केंद्र में एकीकृत हो जाती हैं तो वो एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती हैं, जबकि संघात्मक शासन में शक्तियां अलग अलग उपभागों में अलग अलग प्रांतों में विभाजित हो जाती हैं। एकात्मक राज्यों में किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है, जैसे निरंकुश हो सकती है, तानाशाही हो सकती है, सम्राट हो सकता है या प्रजातंत्र हो सकता है। ठीक है, जो एकात्मक राज्य होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की सरकार देखने को मिल सकती है। हो सकता है वो निरंकुश सरकार हो सकता है वो तानाशाही सरकार हो सकता है वहां पर राजा का शासन हो, यहाँ पर प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो। ठीक है, संघात्मक ढांचे में एक केंद्रीय सरकार होती है जो राज्य के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो भाई एकात्मक राज्य वहां पर किसी भी तरीके की आपको सरकार देखने को मिल सकती है, लेकिन जो संघात्मक ढांचा होता है उसमें आपको
एक केंद्रीय सरकार देखने को मिलती है जो उसके विभिन्न जितने भी राज्य हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है, तथा अनेक सामान्य विषय जैसे रक्षा है, विदेशी संबंध है, संचार है आदि सभी को संचालित करती है। संघात्मक राज्यों के वर्तमान स्वरूप को अमेरिका की देन माना जाता है। भारत में जो हमें फिलहाल में संघात्मक राज्य का जो सीन देखने को मिल रहा है ये अमेरिका की देन है। संघात्मक शासन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से, संघात्मक राज्य प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। तो संघात्मक राज्य प्रणाली किसकी देन है प्यारे लाडलो, अमेरिका की है। संघात्मक राज्यों का उद्भव केंद्रोमुखी एवं बाह्यमुखी शक्तियों के मध्य समायोजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, संघात्मक राज्यों का जो उद्भव है वो केंद्रोमुखी एवं बाह्यमुखी शक्तियों के मध्य समायोजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो संघात्मक राज्यों का जो उद्भव है वो केंद्रोमुखी और बाह्यमुखी शक्तियों के बीच में जो समायोजन है उसके द्वारा होता है। संघवाद का जन्म उस स्थिति में होता है जब दो देशों के मध्य के अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बलों में संतुलन स्थापित हो जाता है। भाई संघवाद का जन्म कब होता है, संघवाद का जन्म सामान्यतः उन स्थितियों में होता है जब दो देशों के बीच में अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल आपस में बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो संघवाद का जन्म सामान्यतः उन स्थितियों में होता है जब दो देशों के बीच में अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के बीच में संतुलन बन जाता है। ठीक है, राज्य की एकात्मक व्यवस्था में राज्य क्षेत्र में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रजातीय समानताओं के आधार पर उत्पन्न होती है। एक आदर्श एकात्मक राज्य का आकार अपेक्षाकृत कम विस्तृत व आकृति सहित होता है। ठीक है, तो राज्य की एकात्मक व्यवस्था में राज्य क्षेत्र में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रजातीय समानताओं के आधार पर उत्पन्न होता है। एक आदर्श एकात्मक राज्य का आकार अपेक्षाकृत कम विस्तृत आकार या कम विस्तृत आकृति वाला होता है। ठीक है, जिसके केंद्र सरकार राज्य के संपूर्ण भाग पर प्रभावी शासन स्थापित करती है। तो जो संघात्मक राज्य है उसमें हमें एक केंद्र सरकार देखने को मिलती है जो उस कंप्लीट राज्य के ऊपर और उसके जितने भी भाग हैं उन सभी पर अपना शासन करती है। संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था प्राय एकात्मक व्यवस्था से बिल्कुल ठीक अपोजिट होती है। ठीक है, संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था होती है जो प्यारे साथियों एकात्मक व्यवस्था से बिल्कुल अपोजिट होती है। संघीय शासन व्यवस्था राज्य में प्राकृतिक व सामाजिक आर्थिक असमानताओं के आधार पर उत्पन्न होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था है वो राज्य में प्राकृतिक व सामाजिक आर्थिक असमानताओं के आधार पर उत्पन्न होती है। इसमें सामान्यतः राज्य का आकार विस्तृत व आकृति असहज होती है। ठीक है, तो जो संघीय शासन व्यवस्था वो राज्य में प्राकृतिक व सामाजिक आर्थिक असमानताओं के आधार पर उत्पन्न होती है और इसमें हमें सामान्यतः राज्य का आकार विस्तृत होता है और आकृति इनकी असहज होती है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें सारा सब कुछ प्यारे साथियों याद करने का ही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद करने पर ज्यादा फोकस करना है। समझने का होता तो मैं 100% आपको समझाता, लेकिन बहुत कुछ समझने का नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं संघवाद में समरूपता व असमरूपता के बारे में। संघवाद में जो समरूपता होती है, जो असमरूपता होती है, इसका अध्ययन वल्टन मोदे ने किया था। एक आदर्श समरूप संघीय पद्धति में सम्मिलित राजनीतिक इकाइयों के क्षेत्र में जनसंख्या में समानता पाई जाती है। ठीक है, एक आदर्श समरूप संघीय पद्धति में सम्मिलित राजनीतिक इकाइयों के क्षेत्र में जनसंख्या में हमें समानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आर्थिक व जलवायुवीय दशाएं, सांस्कृतिक प्रतिरूप, सामाजिक सामूहिकता व राजनीतिक संस्थानों में भी समानताएं देखने को मिलती है। ठीक है, जो संघवाद होता है इसमें हमें आर्थिक व जलवायु दशाएं, सांस्कृतिक प्रतिरूप, सामाजिक सामूहिकता व राजनीतिक संस्थानों में भी समानता देखने को मिलती है। ठीक है, असमरूप संघीय पद्धति में ऐसी राजनीतिक इकाइयां सम्मिलित होती हैं जिनमें रुचि, प्रकृति आदि की विभिन्नता पाई जाती हैं। जो असमरूप संघीय पद्धतियां होती हैं उनमें हमें ऐसी राजनीतिक इकाइयां इंक्लूड होती हैं। असमरूप संघीय पद्धति में ऐसी राजनीतिक इकाइयां इंक्लूड होती हैं जिनमें रुचि, प्रकृति आदि के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, संघवाद प्रादेशिक विभिन्नता के अस्तित्व पर आधारित होती है अथवा स्थानीयता की भावना से संबंधित होती है। संघवाद की भौगोलिक व्याख्या सुचारू रूप से संभव है। ठीक है, संघवाद
प्रादेशिक विभिन्नता के अस्तित्व पर आधारित होती है। जो संघवाद होता है वो प्रादेशिक विभिन्नता के अस्तित्व पर आधारित होता है, स्थानीयता की भावना से संबंधित होता है। संघवाद की भौगोलिक व्याख्या सुचारू रूप से संभव होती है। ठीक है, संघवाद द्वि राजनीतिक संगठन पर आधारित होता है। इसमें संघ सरकार व प्रदेश सरकार की अपनी कार्य क्षेत्र में स्वायत्ता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो संघवाद होता है वो द्वि राजनीतिक संगठन पर आधारित होता है। प्यारे साथियों, संघवाद द्वि राजनीतिक संगठन पर आधारित होता है। इसमें संघ सरकार व प्रदेश सरकार के अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्ता देखने को मिलती है। ठीक है, भौगोलिक विविधताओं में संघ एकता स्थापित करता है, उन्हें एक पटल पर मिलाता है, उन्हें साथ साथ रहकर सह अस्तित्व में रहना सिखाता है। ठीक है, अब प्यारे साथियों इसके जो आगे का संघवाद है ना वो हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, कल वाली क्लास में क्या, आज शाम को जो क्लास होगी इसी में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि संघवाद केवल याद करने वाला पोर्शन है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, तो बहुत सारा लंबे टाइम तक पढ़ोगे तो फिर खिचड़ी सी बन जाएगी, सीमांत को भी भूल जाओगे जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो संघवाद को हम शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों। यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो बैच ले सकते हैं। बैच के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।